नमस्कार। आपका जो ये वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके दो वीडियो ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आपका पार्ट सी यानी थर्ड नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें आपका जो चैप्टर है यानी संपत्तियों का मूल्यांकन एवं सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इसमें स्टार्ट करेंगे आपसे एंड लोन्स एंड एडवांसेज के बारे में बात करेंगे। तो लोन्स एंड एडवांसेज के बारे में बात करते हैं। The verification procedure for loans and advances is almost the same as for debtors. The additional points for verification of these items are as follows. यानी जो लोन्स एंड एडवांसेज का जो वेरिफिकेशन ऑडिटर और यानी अंकेशक द्वारा किया जाता है वो जिस प्रकार से डेटर्स या देनदारों को किया जाता है वो सेम रहेगा। और इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। इसको देखें तो ऋणों और अग्रिमों के सत्यापन की प्रक्रिया देनदारों के सत्यापन के समान ही है। इस मद के सत्यापन के लिए अतिरिक्त बिंदु निम्नलिखित होते हैं। अब फर्स्ट क्या क्या ध्यान रखेगा। फर्स्ट तो उसको ध्यान रखना है कि लेखा परीक्षक को निदेशक मंडल यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है तो निदेशक मंडल द्वारा ऋणों की स्वीकृति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी जो ऋण स्वीकृत किए गए हैं वो निदेशक मंडल की अभिशंसा के अकॉर्डिंग किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इसके अलावा यदि कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के लिए कोई देनदार है तो लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे ऋणों की राशि विविध देनदारों की सूची में शामिल न हो, बल्कि अलग से इसको दिखाया जाना चाहिए, यानी सेपरेट रूप से इसको शो होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि ऐसे ऋण सुरक्षित है यानी सिक्योर्ड है तो लेखा परीक्षक को प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज का निरीक्षण करना चाहिए और देनदारों से बैलेंस शीट की तिथि पर उनके द्वारा देय राशि की स्वीकृति के पत्र प्राप्त करने चाहिए, यानी डायरेक्टली पत्राचार के माध्यम से उनसे वेरीफाई करना चाहिए। यदि ऋण असुरक्षित है, अगर ऋण है जो अनसिक्योर्ड है तो लेखा परीक्षक को यह पता लगाना चाहिए कि क्या पूरी राशि वसूल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से उससे पूरा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट से क्या ध्यान रखेगा, लोन्स एंड एडवांस के रिगार्डिंग लेखा परीक्षक को ऋण से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए सक्षम है या नहीं है। ठीक है, वो एंटाइटल था या नहीं था। इसके अलावा यदि ऋण कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों के स्वामित्व में है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैलेंस शीट में इस राशि का स्पष्ट ऋण दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसके अलावा लेखा परीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी द्वारा दिए गए ऋण अग्रिम या जमा कंपनी के यापन और अनुबंध में निर्धारित कंपनी की शक्तियों के दायरे में है या नहीं है। ठीक है, यानी उसकी अधिकार क्षेत्र है उसमें ऋण दिया गया है या नहीं दिया गया है उसे देखना होगा। एंड जो पार्षद अंतर नियम है और सीमा नियम है उसका उसे अध्ययन करना होगा। इसके अलावा कंपनियों को दिए गए ऋणों के संबंध में लेखा परीक्षक को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सेक्शन है यानी 370 या 370 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है वो उसे देखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लोन्स ऑफ एम्प्लॉयज, यानी जो एम्प्लॉय है अगर उनको लोन दिया गया है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर चेक करेगा कि कभी कभी फर्म और कंपनियां क्या है, यानी कभी कभी फर्म और कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर खरीदने या अन्य आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता के लिए ऋण देती है। ठीक है, ऐसे मामलों में कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित ऋण समझौतों या अन्य दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए और ब्याज यदि कोई है और पुनर्भुगतान या रिपेमेंट संबंधी शर्तों को नोट भी किया जाना चाहिए, यानी जो भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखनी चाहिए। और इसके अलावा जो रिपेमेंट होगा कौन कौन सी कंडीशन है, कब कितने महीने में जमा कराना होगा, कितने साल में जमा कराना होगा, जो भी एक्सेट्रा जो भी कंडीशन है उसको डिटेल से देखना होता है। नेक्स्ट है, एक ही प्रबंधक ने यानी एक ही मैनेजमेंट के अधीन न होने वाले निगमित निकायों को दिए गए ऋण देने वाली कंपनी की पूंजी और मुक्त भंडार के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 10% जो रिजर्व है उसे 10% अधिक के ऋण नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जहां ऋण उपरोक्त सीमा से अधिक है वह कंपनी के सदस्यों के विशेष प्रस्ताव द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। अगर 10% से अधिक है तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे विशेष प्रस्ताव पारित करके यानी पहले से स्वीकृति प्राप्त करनी जरूरी होगी। यदि निगमित निकायों को दिए गए ऋण, अब इसमें कंडीशन दे रखी है, ऋण देने वाली कंपनी की पूंजी और मुक्त भंडार के 20% जहां उधार लेने और देने वाली कंपनियां एक ही प्रबंधन के अधीन होती है, और इसके अलावा पूंजी और मुक्त भंडार के 30% जहां कंपनियां एक ही प्रबंधन के अधीन नहीं है से अधिक है तो विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त केंद्र सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें ये पहले हमने बता रखा है कि ऋण देने वाली कंपनी की पूंजी और मुक्त भंडार यानी फ्री रिजर्व होते हैं 20%, कितने 20%। अब इसमें कंडीशन है जहां उधार लेने और देने वाली कंपनियां एक ही प्रबंधन के अधीन है तो मैक्सिमम कितना दे सकता है 20%। और इसके अलावा पूंजी और मुक्त भंडार के 30% या 30%। अब इसमें कंडीशन क्या है
जहां कंपनियां एक ही प्रबंधन के अधीन नहीं है, ठीक है, यानी ऊपर तो एक मैनेजर्स के अधीन थी, और जो सेकंड वाली है वो इसके जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग है, तो मैक्स टू मैक्स ये 30% तक लोन दे सकती है। और विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त, यानी विशेष प्रस्ताव तो इसे पास करना होगा, इसके अलावा केंद्र सरकार की स्वीकृति भी इनके द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक होती है, यानी कर्मचारियों को जो ऋण दिया जाता है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स रिसीवेबल, यानी जो बीआर होता है, तो बीआर का किस प्रकार से ऑडिटर के द्वारा यानी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब इसको देखते हैं। यानी प्राप्य बिलों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया इस प्रकार होती है, किस प्रकार से होती है। फर्स्ट तो देखेगा ऑडिटर, यानी लेखा परीक्षक को बैलेंस शीट की तिथि पर प्राप्त बिलों की सूची की तुलना प्राप्य बिल बही से करनी चाहिए। यानी जो भी वर्तमान में बीआर है कंपनी के पास में, तो बीआर जो सब्सिडी बुक्स होती है, बीआर बुक है, तो बीआर बुक में जो एंट्री की गई है बिलों की, उससे मैच करना चाहिए इतनी विद्यमान है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो रिपोर्ट में उसका खुलासा करना चाहिए। नेक्स्ट क्या चेक करेगा, प्राप्त बिलों का वास्तविक निरीक्षण करके सत्यापन किया जाना चाहिए। एंड जो भी प्राप्त बिल है उनका वास्तविक निरीक्षण है, फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनका सत्यापन करना चाहिए, जहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी अतिथि देय बिल शामिल न हो, यानी आउटडेटेड कोई भी बिल नहीं हो। इसके अलावा यदि लेखा परीक्षा अवधि के बाद लेकिन लेखा परीक्षा तिथि से पहले किसी बिल का भुगतान किया गया है तो उसे नगद बही के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए। अगर लेखा तिथि से पहले या बाद में अगर उसका पेमेंट किया गया है तो केस बुक है, केस बुक के माध्यम से इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को पकड़ना चाहिए या उसे देखना चाहिए। नेक्स्ट है यदि बिल वसूली के लिए बैंक में जमा किए गए हैं तो बैलेंस शीट की तिथि पर प्राप्त बिलों की जानकारी बैंक से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा उन बिलों के संबंध में जिनका डिस्काउंट दिया गया है, ऐसे बिल जिन पर डिस्काउंट दिया गया है या पष्टांक यानी उनका एंडोर्समेंट किया गया है और जो लेखा परीक्षा तिथि पर परिपक्व है, यानी उनकी मैच्योरिटी डेट अभी तक नहीं आई है, तो लेखा परीक्षक को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनसे संबंधित आकस्मिक देयता बैलेंस शीट के अंत में दर्शाई गई है और अतिदेय बिलों के संबंध में उचित आरक्षित निधि भी बनाई गई है। इस प्रकार से ऑडिटर को देखना होता है। तो आपका ये जो चैप्टर है लगभग ऑडिट आपकी थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल में आप सोचते होंगे थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे समझाने की आवश्यकता होती है वहीं डिटेल से बात करते हैं, और जहाँ पे सिर्फ लाइनिंग या लाइन में बोलने का कार्य होता है तो वहाँ पे ये लाइन में बोला जाता है, क्योंकि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरीज कंपनीज, यानी सब्सिडरीज कंपनी में जो विनियोग होते हैं तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। तो द ऑडिटर शुड ensure that dividends received after acquisition of a controlling interest if paid out of pre-acquisition profits are credited against the cost of the shares, thereby reducing their values as the holding company has since received part of the value which is originally purchased। यानी लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल करने के बाद प्राप्त लाभांश यदि अधिग्रहण से पहले के मुनाफे से भुगतान किया जाता है तो शेयरों की लागत के विरुद्ध जमा किया जाना चाहिए, जिससे उनका मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को मूल रूप से खरीदे गए मूल्य का एक हिस्सा प्राप्त हो चुका होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑडिटर को यह चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या क्या जांच करेगा। तो एडवांस पेमेंट किसी भी कंपनी के जो स्टेक होल्डर है या उसके जो भी उसके थर्ड पार्टीज है, अगर उनके द्वारा एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है या कंपनी द्वारा कर दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या क्या जांच करनी होगी। तो एडवांस पेमेंट्स है द 3 मेजर ऑब्जेक्ट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ दिस आइटम आर। फर्स्ट देखते हैं टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर ओरिजिनली डेबिटेड टू एन असेट्स अकाउंट। सेकंड देखेगा टू डिटरमाइन दैट डेफिनेट बेनिफिट्स विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर पीरियड्स फ्रॉम एनी अनएक्सपायर्ड cost being carried forward as an assets। और लास्ट देखेगा to determine the reasonableness of amortization program being applied to such an assets। इस मद की सत्यता के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट होता है किसी परिसंपत्ति के खाते में मूल रूप से डेबिट किए गए व्यय की वैधता स्थापित करना है। इसके अलावा सेकंड देखेगा ये इंश्योर करेगा कि संपत्ति के रूप में आगे ले जाई जा रही किसी भी अनएक्सपायर्ड लागत से भविष्य की अवधियों में निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। और इसके अलावा लास्ट देखेगा ऐसी परिसंपत्तियों पर लागू किए जा रहे परिशोधन कार्यक्रम की तर्कसंगतता का भी निर्धारण ऑडिटर द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आने की ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है। तो अब देखते हैं 3 एसेट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां जो लास्ट जो आपके जो पुराने वीडियो उनमें करवा चुके हैं। फिर उसके बाद में फ्लोटिंग एसेट्स थी वो चल रही थी, और लास्ट आपकी रहेगी फिक्टियस एसेट्स, ठीक है। एंड काल्पनिक संपत्ति के बारे में देखते हैं। एन एसेट्स विच लाइक एन
intangible assets does not have a concurrent from but which unlike it is not realizable in case is a fictitious assets. In fact, fictitious assets represent capitalization of expenditure which is essentially of a capital nature and the benefit thereof is expected to be available in future years. Preliminary expenses, special advertising expenses हो गए, यानी preliminary expenses हो गया, स्पेशल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिस्काउंट देयर ऑन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्टिस असेट्स। यानी काल्पनिक संपत्ति कौन कौन से उदाहरण है वो देख लेते हैं। काल्पनिक संपत्ति क्या होती है? तो एक ऐसी संपत्ति, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपका, एंड जो काल्पनिक संपत्तियों का बैलेंस कौन कौन सा होता है एंड कौन कौन सी मध्य इसमें इंक्लूड होती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी संपत्ति जो अमूर्त संपत्ति की तरह होती है, एंड अमूर्त संपत्ति बोले तो इंटेंजिबल, एंड जिसको देखा वह छुआ नहीं जा सकता है, वो अमूर्त संपत्ति होती है। ऐसी संपत्ति अमूर्त संपत्ति की तरह ठोस रूप में नहीं होती है, यानी काल्पनिक संपत्ति एक तरह से अमूर्त होती है, लेकिन उसे अलग नगद में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, काल्पनिक संपत्ति कहलाती है। वास्तव में काल्पनिक संपत्ति ऐसे व्यय का पूंजीकरण है जो मूल रूप से पूंजीगत प्रकृति का होता है और जिसका लाभ आने वाले वर्षों में मिलने की उम्मीद होती है, यानी पूंजीकरण प्रकृति का होता है और उसका जो प्रॉफिट है इन फ्यूचर में मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें कौन कौन ये शामिल होंगे, ये विशेष है क्या है, ये विशेष है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह देखना है आपको। एक तो प्रारंभिक व्यय है, क्या है, यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो एक तरह से आपकी फिक्टिस असेट्स हो जाएगी, यानी बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है असेट साइड में। इसके अलावा आपका विशेष विज्ञापन है, स्पेशल आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है कंपनी के रिगार्डिंग, वो आपका फिक्टिस असेट्स है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट होगा वो इन फ्यूचर में मिलेगा अगर विज्ञापन विशेष करेंगे तो। और इसके अलावा डिवेंचर जारी करने और उस पर छूट का व्यय, यानी डिवेंचर जारी करने पर जो भी डिस्काउंट दिया गया है कंपनी द्वारा, वो एक तरह से फिक्टिस असेट्स होती है। और विकास व्यय एंड डेवलपमेंट व्यय, और ये काल्पनिक संपत्तियों के उदाहरण है। तो क्या क्या ध्यान रखना आपको, प्रारंभिक व्यय है, विशेष विज्ञापन व्यय है, डिवेंचर जारी करने पर उस पर जो भी छूट दी जाती है, और विकास व्यय है, वो एक तरीके से आपकी काल्पनिक संपत्तियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्दो दीज आइटम्स अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी जो भी आइटम्स है, जो भी आइटम्स की बात की है वो बैलेंस साइड की असेट साइड में आते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में आते हैं। Side of the balance sheet, they are in fact revenue expenditure which are for the time being held up. The Companies Act allows these to be shown on the asset side of the balance sheet until written off, but as they do not represent any tangible values, it is better that they are written off earlier. यद्यपि ये मध्य बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, ठीक है, बैलेंस शीट की जो असेट साइड उसमें ये मध्य दिखाई जाएगी। वास्तव में ये राजस्व व्यय है जिन्हें फिलहाल रोका गया है। कंपनी अधिनियम इन्हें बट्टे खाते में डालने तक बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाने की अनुमति देता है, लेकिन चूंकि इनका कोई मूर्त यानी फिजिकल मूल्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें पहले ही बट्टे खाते में डाल देना बेहतर होता है। यानी कंपनी ने प्रावधान कर रखा है कि बट्टे खाते में डालने तक बैलेंस शीट में आप इसको शो कर सकते हैं। कई कंपनियां पहले से ही इसको बट्टे खाते में डाल देती है, तो बैलेंस शीट में शो करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट commission paid on shares and the preliminary expenses paid do not exceed the limits laid down in the Companies Act. The writing of procedure given in the act should also be followed in this connection. यानी ऑडिटर को यह इंश्योर करना चाहिए कि शेयरों पर भुगतान किया गया कमीशन और किए गए आरंभिक व्यय कंपनी अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक न हो। जो भी कंपनी में प्रावधान बना रखा है उसे निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अधिनियम में दी गई राइट ऑफ प्रक्रिया का भी पालन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ सम टाइपिकल असेट्स, यानी जो सम टाइपिकल असेट्स होती है उनका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यानी एक तरीके से जैसे एसेट्स एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज है, लीज है, पट्टा है, किराया है, तो उस प्रकार से जो असेट्स होती है तो उसका वेरिफिकेशन ऑडिटर को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो वेरिफिकेशन ऑफ सम टाइपिकल असेट्स, यानी फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एसेट्स एक्वायर्ड इन हायर परचेज में देखते हैं किराए क्रय पद्धति के अनुसार अगर कोई संपत्ति ली गई है तो उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से करेगा। तो कानूनी तौर पे ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व कंपनी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसी संपत्तियों को उनके नगद मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए। यदि नगद मूल्य तुरंत उपलब्ध न हो तो उचित ब्याज दर पर मानक रूप से गणना की जानी चाहिए। इन्हें बैलेंस शीट में उचित विवरण के साथ दर्शाया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कंपनी इन संपत्तियों पर पूर्ण स्वामित्व नहीं है। यानी एक तरीके से जो कानूनी तौर पर देखा जाए तो जो हायर परचेज वाली एसेट्स होती है वो एक तरह से स्वामित्व कंपनी का नहीं होता है, क्योंकि इसको किराए पे लिया जाता है। इस प्रकार से ऑडिटर को जांच करनी होगी। नेक्स्ट है, जॉइंटली ओनर एसेट्स है, अगर संयुक्त रूप से कोई स्वामित्व वाली संपत्ति है
संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति है तो उसका वेरिफिकेशन ऑडिटर द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा वो देखते हैं। यदि कोई अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से किसी फर्म में साझेदार के रूप में नहीं, यानी किसी फर्म में साझेदार के रूप में यह बात नहीं कर रहे हैं, तो अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति की का मालिक है, तो लेखा परीक्षक को यह देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में कंपनी की ऐसी संपत्तियों में हिस्सेदारी और मूल लागत, संचित मूल्यह्रास और लिखित मूल्य का अनुपात दर्शाया गया है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा वैकल्पिक रूप से यह भी जांच करना चाहिए कि ऐसी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों के अनुपातिक लागत को समान पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियों के साथ समूहीकृत किया गया है या नहीं। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण अचल संपत्ति रजिस्टर में अलग से दर्शाया गया है या नहीं गया है, ये ऑडिटर को चेक करना होता है। नेक्स्ट है परचेज इन लॉट। अगर जो परचेज अगर लॉट में किया जाता है तो उस समय में ऑडिटर क्या चेक करता है, व्हेन several assets are purchased for a consolidated price, the auditor should see that consideration has been apportioned to the various assets in the ratio of their respective market values on the date of purchase as assessed by expert valuers in addition to the other consideration discussed above। यानी जब कई संपत्तियां, यानी ये महत्वपूर्ण है, यानी जब कई संपत्तियों को समेकित मूल्य पर खरीदा जाता है, कंसोलिडेट वैल्यूज पर इनको परचेज किया जाता है, तो लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद की तारीख पर विशेषज्ञ यानी जो भी एक्सपर्ट व्यक्ति है, विशेषज्ञ मूल्यांकन करताओं यानी जो वैल्यूएटर है, मूल्यांकन करताओं द्वारा किए गए संबंधित बाजार मूल्यों के अनुपात में विभिन्न संपत्तियों को प्रतिफल आवंटित किया गया है। साथ ही ऊपर चर्चा किए गए अन्य विचारों को भी इसमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब इसमें अभी इनका निचोड़ देख लेते हैं। यानी जो असेट्स आपकी, यानी फिगर शोविंग क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स असेट्स, तो जो अभ्यर्थी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उनको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि जो असेट्स है आपके 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है फिक्स असेट्स, यानी कौन सी होती है, स्थायी संपत्ति। अब इनके वन बाय वन बात कर लेंगे, स्थायी संपत्ति में कौन कौन शामिल होता है। इसके अलावा होती है आपकी सेकंड नंबर की होती है अदृश्य, फिर होती है आपकी चालू ये, ठीक है, और फिर फिक्टियस असेट्स एंड काल्पनिक, यानी 5 प्रकार की संपत्तियां बताई गई है। तो आपकी 4 प्रकार की संपत्तियां लास्ट 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट ए पार्ट बी में, और जो रिमेनिंग आपकी काल्पनिक और टाइपिकल है वो इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। और एक होती है आपकी टाइपिकल यानी जिनको किराए पे लिया जाता है एक तरह से, या जॉइंटली ओनर्ड होती है, जिसमें पूर्ण रूप से कंपनी का या संस्था का ओनरशिप या स्वामित्व नहीं होता है, वो इस प्रकार की असेट टाइपिकल असेट्स कहलाती है। अब स्थायी संपत्तियों में देखिए तो स्थायी संपत्तियों में आपको प्लांट एंड मशीनरी आ गया है, इन्वेस्टमेंट आ गया है, लैंड आ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया है, इसके अलावा प्रॉपर्टी है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, मोटर लॉरियस एंड वेंस है। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं वो एक तरह से स्थायी संपत्तियों में आती है। इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बात करें, यानी अदृश्य संपत्तियों के बारे में बात करें, ऐसी संपत्ति जिनको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, वो आपकी अदृश्य इंटेंजिबल असेट्स होती है। जैसे इसमें आपको गुडविल आ गया, पेटेंट्स आ गया, कॉपीराइट्स आ गया, ट्रेडमार्क्स आ गया, तो ये आपकी अदृश्य संपत्ति हो जाएगी। तो फ्लोटिंग असेट्स के बारे में बात करें या चालू या तरल संपत्तियों के बारे में बात करें तो आपका कैश आ गया, स्टॉक आ गया, बैग बुक डेब्ट्स आ गया एंड डेटर्स आ गए, लोन्स एंड एडवांसेज आ गया है, लोन टू एम्प्लॉयज आ गया है, बिल्स रिसीवेबल आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट आ गया है, इसके अलावा एडवांस पेमेंट आ गया है, आपका ये करंट असेट्स हो जाएगी। और फिक्टियस असेट्स के बारे में बात करें, काल्पनिक संपत्तियों के बारे में बात करें तो व्यापार को स्टार्ट करने पर जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं कंपनी में वो आगे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा स्पेशल एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो खर्चे किए जाते हैं, आज तक किए जाते हैं, इनका जो प्रॉफिट है इन फ्यूचर में कंपनी को मिलता है, ठीक है, तो वो एक तरह से फिक्टियस एसेट्स होती है। इसके अलावा एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर जारी किए जाते हैं कंपनी द्वारा, उसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एक तरीके से फिक्टियस एसेट्स होती है और उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है और लास्ट में बट्टे खाते में इनको डाल दिया जाता है। वो लास्ट में होता है आपका जो डेवलपमेंट फीस होती है, विकास व्यय होता है, वो भी एक तरीके से फिक्टियस एसेट्स के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाता है। तो टाइपिकल एसेट्स के बारे में बात करें, जैसा कि आप जस्ट बात की है, तो असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम हायर परचेज, या क्रय पद्धति से कोई असेट्स खरीदी जाती है उस समय के लिए, तो वो टाइपिकल असेट्स होती है। इसके अलावा जॉइंटली ओनर्ड असेट्स होती है, संयुक्त रूप से जिसके दो या दो से अधिक व्यक्ति उसके स्वामित्व वाली मशीनरी होती है या असेट्स होती है। इसके अलावा परचेज इन लॉट, यानी लॉट में जो परचेज किया जाता है कंसोलिडेटेड रूप में, तो वो एक तरीके से टाइपिकल असेट्स कहलाती है। ठीक है, तो आपकी जो 5 प्रकार की है, स्थायी, अदृश्य, चालू, काल्पनिक और टाइपिकल जो असेट्स है उनका डिटेल्स यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा इस संपत्तियों को किस प्रकार से यहाँ डिवाइडेड किया गया है। और ये लास्ट में आपकी समरी है, समरी को पढ़ने की यहाँ पे कोई आवश्यकता है नहीं। तो आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स ये कंप्लीट कर चुके हैं।
यानी वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का जो चैप्टर है ऑडिट के रिगार्डिंग, ऑडिट सब्जेक्ट चल रही है, तो ऑडिट में आपका सब टॉपिक 3 वीडियो में कंप्लीट किया है, यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी फ्रेंड्स को कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और क्लासों को रिगार्डिंग आप जरूर मुझे सुझाव दें। और ये जैसा कि ये कोर्स आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 26 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे नोट्स भी, एमसीक्यूज बाइलिंगुअल रहेंगे। और जो भी वीडियो क्लासें हैं आपकी 200 प्लस क्लासें बनेगी, यानी आपके कॉमर्स का जो पार्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो 200 प्लस यूट्यूब पे वीडियो क्लास मिलेगी, नोट्स फ्री मिलेगी, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा और प्रैक्टिस सेट आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, ये छोटा सा काम करना है, यानी वामिका अकेडमी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके आपके टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।